हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लासेस। 10 मिनट की कंसेप्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसमें से क्वेश्चन लगभग आया ही है हर साल। सबसे बड़ी बात है कि मुश्किल नहीं आया। जो मैं आज आपको इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में देने वाला हूँ, आई एम डैम श्योर कि आपका क्वेश्चन उसी में से आने वाला है, क्योंकि पिछले जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना आपके एसएससी जेई में, वो सारे इसी कंटेंट में से आए हैं। तो आज का कंटेंट मतलब अपना फुल प्रूफ कंटेंट है। और आप लोग लास्ट में जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो देखोगे भी कि यार सीरियसली बस इतना ही पढ़ने से काम हो जाएगा। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है कॉलम की आईएएस कोडल प्रोविजंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप लोगों के एग्जाम में आना ही है एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से। बाय द वे बताना चाहता हूँ, वो जो नए बच्चे हैं वो प्लेलिस्ट मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है ना, तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, या इस नंबर पे भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप किसी भी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दो। दोनों ही नंबर पे व्हाट्सएप करने से मैं आपको टेलीग्राम में जोड़ दूंगा, जहां मैं आपको पीडीएफ शेयर करता हूं, जहां मैं आपको क्वेश्चन शेयर करता हूं, जहां मैं आपको स्ट्रेटजी शेयर करता हूं। मतलब अपन कदम से कदम मिलाकर वहां पर मिलते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं, आपको काफी हेल्प मिलेगी यहाँ पर। बाय द वे, आज हम लोग कॉलम की जो आईएएस कोडल प्रोविजंस के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इसको पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि साथ के साथ लिखते रहना। जो जो मेन मेन चीज मैं बता रहा हूं भाई, रफ कॉपी तो बना रहे हो ना, क्योंकि ये 10 मिनट की कंसेप्ट सीरीज वो है जो सेंटर के बाहर खड़े होकर पढ़नी है। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बोली थी। तो लिख लेना कॉपी में, ये मेरी एडवाइस है आप लोगों से। इसको हल्के में मत लेना, और छोटे छोटे आलस आपको जेई की कुर्सी तक पहुंचने नहीं देते, उसको त्याग देना। अच्छा लगेगा करके देखना। बाय द वे, डिजाइन ऑफ द कॉम्प्रेशन मेंबर में तीन तरह के हमारे पास कॉम्प्रेशन मेंबर आते हैं जनरली। पहला आता है पेडेस्टल, दूसरा आता है कॉलम, तीसरा आता है आपका, मतलब कॉलम में दो आते हैं, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। अब देखो, दो चीजें मैं यहां पर डिफाइन कर दूं पहले। एक आता है आपका लेमडा, जिसको आप लोग कहते हो इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है। एक आता है आप लोगों का इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशियो। तो दो चीजें हैं, मैं इसको लेमडा डैश लिख रहा हूं, और जो इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन का जो रेशियो है उसको मैंने लेमडा लिखा है। तो दोनों चीजें यहां से मैं डिफाइन कर देता हूं, पेपर में कुछ भी पूछ लेता है आप लोगों से। अगर आपको वैल्यू पूछी गई है तो पेडेस्टल की जनरल जो लैम्डा की वैल्यू रहती है, लैम्डा क्या है, नीचे वाला, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, इसकी वैल्यू 3 से कम या 3 के बराबर रहती है। शॉर्ट कॉलम की वैल्यू 3 से 12 के बीच में रहती है, और लॉन्ग कॉलम की वैल्यू 12 से बड़ी रहती है, लेकिन 60 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम लिमिट 60 है, इससे ज्यादा हो जाएगी तो कॉलम रुक नहीं पाएगा, टूट सकता है। ठीक है। अब लेमडा डैश की वैल्यू अगर पूछी जाए ना, तो वहां कैसे याद करना। अगर आप लोग पेडेस्टल के लिए देख रहे हो, लेमडा डैश पेडेस्टल के लिए होता है लेस देन 32। हाँ, शॉर्ट कॉलम के लिए लेमडा डैश की वैल्यू होती है 32 से 120 के बीच में, और लॉन्ग कॉलम के लिए आपके लेमडा डैश की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 120। तो ये थोड़ा सा रिलेशन याद करते हुए चलना, आपको हेल्प मिल सकती है, और क्वेश्चन इसमें से 3-4 बार पूछे गए हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ अपनी एजम्पशंस आती हैं। एजम्पशन में से भी क्वेश्चन आया है। पहली एजम्पशन तो आरसीसी का मतलब ऐसा है जैसे इसके बिना सांस नहीं ले सकता, हर जगह वैलिड है ये तो। मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो, तीन कंडीशन अराइज होती है यहां से। आपका कॉलम है, अगर कॉलम के अंदर सिर्फ एक्सियल कॉम्प्रेशन लग रहा है, आपकी तीन कंडीशन है, ध्यान से सुनना। अगर कॉलम के अंदर एक्सियल कॉम्प्रेशन लग रहा है तो एक केस है। अगर कॉलम के अंदर कॉम्प्रेशन प्लस बेंडिंग दोनों लग रहा है, अगर कॉलम के अंदर कॉम्प्रेशन प्लस बेंडिंग दोनों लग रहा है तो एक केस है। और अगर कॉलम के अंदर कॉम्प्रेशन प्लस किसी पोर्शन में टेंशन भी लग रहा है तो ये तीसरा केस है। पहले वाले केस में जो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन होता है उसकी वैल्यू होती है 0.002। दूसरे केस के अंदर जो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन होता है उसका फॉर्मूला आता है 0.0035 माइनस 0.75 इंटू लीस्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। ये लिखा हुआ है यहां पर, आप यहां से कॉपी कर सकते हैं। ये वाला केस कब वैलिड है, जब कॉम्प्रेशन और बेंडिंग दोनों हो रहा हो। मतलब कॉम्प्रेशन तो अंडरस्टूड है, होगा ही होगा। अगर बेंडिंग आ रही हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला वैलिड है। अगर टेंशन आ रही हो ना, हाँ, तो उस केस में आपका मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन कितना रहता है, 0035। ये आप लोगों को याद करना है। अगर कॉम्प्रेशन टेंशन हो तो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इतना रहता है, कॉम्प्रेशन हो तो उतना, और अगर बेंडिंग हो तो इक्वेशन याद करनी है, काम बुरी ज्यादा आती है। अब यहां पर भी एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा था कि जब हम लोग डिजाइन स्ट्रेस की बात करते हैं, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर है 4th पॉइंट, डिजाइन स्ट्रेस की जब हम लोग बात करते हैं
तो कंक्रीट में और स्टील में कितना कितना लेकर चलते हैं? तो कंक्रीट में लेकर चलते हैं 0.4 एफसी के। एफसी के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। और स्टील में लेकर चलते हैं 0.67 एफ वाई। एफ वाई क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। याद करना है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अब कोई सोच नहीं सकता यहां से क्वेश्चन आ गया था। भाई कॉमन सेंस की बात है, जब हम लोग कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम में लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हो? जितना कंक्रीट झेल सकता है प्लस जितना स्टील झेल सकता है। मतलब थोड़ा लोड स्टील भी तो झेलेगा। अगर टेंशन आ रही है तो स्टील लोड को झेलेगा, अगर खाली कंप्रेशन है तो कंक्रीट झेलेगा। दोनों की पावर ऐड करूंगा तो दोनों की पावर। अब आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, लोड का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इंटू एरिया। यही तो होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो मैं कह सकता हूं कंक्रीट का स्ट्रेस था 0.4 एफ सी के इंटू एरिया ऑफ द कंक्रीट। स्टील का स्ट्रेस था 0.67 एफ वाई इंटू एरिया ऑफ द स्टील। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये हल्के में मत लेना। पेपर का क्वेश्चन एसएससी जेई प्रीवियस ईयर पूछा इस कंसेप्ट के बिहाफ पर, मैं आपको शो भी करूंगा। अब अगर ये लॉन्ग कॉलम के लिए बात कर रहा हूं तो मुझे पता है कि लॉन्ग कॉलम में सिलेंडरनेस रेशियो ज्यादा है, लैम्डा और लैम्डा थोड़ा सा ज्यादा है, लैम्डा डैश और लैम्डा, जिसके कारण स्ट्रेंथ थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। अब कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है तो मुझे रिडक्शन कॉफिशिएंट से पूरे लोड को, पूरी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करना होता है। वो रिडक्शन कॉफिशिएंट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बनता है 1.25। पेपर का क्वेश्चन है, मतलब आप देखोगे नहीं, सारे ही क्वेश्चन है पेपर के ये, और मैं शो करूंगा आपको। 1.25 इफेक्टिव लेंथ बाय 48 बी। बी क्या है? लीस्ट लेटरल डायमेंशन। इसको समझो क्या होता है। जैसे कॉलम है, कॉलम को टॉप व्यू से आप देख रहे हो, ये है बी और ये है डी मान लो। तो जो इनमें से छोटा होगा, बी और डी में से जो मिनिमम होगा वो है आपका बी। लीस्ट लेटरल डायमेंशन वो है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है, इसमें से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, आपको आना चाहिए। अब कुछ कोडल प्रोविजन स्टार्ट करते हैं। मिनिमम इसेंट्रिसिटी, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी कितनी कितनी होती है? फॉर्मूला है एल इफेक्टिव। अब देखो दो एक्सिस है ना, जैसा मैंने बताया आपके कॉलम एक्स और वाई एक्सिस में चल रही है, सबको पता है। तो अब जिस भी एक्सिस की बात कर रहे हो उसी एक्सिस वाली साइड को कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जिस एक्सिस को हम कंसीडर कर रहे हैं उस साइड में बी है, वाई एक्सिस में डी है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। लेकिन जनरल फॉर्मूला क्या है भाई? जनरल फॉर्मूला है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी 10 मिनट का कंसेप्ट बना चुका हूं सोम में, जो सोम में है वो यहाँ पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है सोम के करस्पॉन्डिंग, क्वेश्चन आता है इसमें से, देख लेना आप लोग। एल इफेक्टिव बाय 500 प्लस जो भी आपकी डायमेंशन है, मैं यहां पर डायमेंशन लिख रहा हूं, अपॉन 20, सॉरी 30, और 20 mm। जो इनमें से आप लोगों का मैक्सिमम है, यहां पर सब लिखा हुआ है, मतलब हम जबरदस्ती लिख रहे हैं, ये सब लिखा हुआ है। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग याद करेंगे मिनिमम सेंट्रिसिटी, और मैक्सिमम सेंट्रिसिटी होती है 5% ऑफ द डायमेंशन। तो 5% मतलब 0.05 ना। तो डायमेंशन का 0.5% होता है मैक्सिमम सेंट्रिसिटी। अब इसका क्या फंक्शन है? अगर आपकी मिनिमम इसेंट्रिसिटी मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी से कम या बराबर है तो एक्सियली लोडेड कॉलम है वो। अगर मिनिमम इसेंट्रिसिटी ज्यादा आ जाए तो आपको कॉलम को इसेंट्रिक लोडिंग कंडीशन के करस्पॉन्डिंग डिजाइन करना पड़ेगा। ये आज तक पूछा तो नहीं है, बट हाँ पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बने हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। बात आती है यहां पर कि मिनिमम एरिया रिइंफोर्समेंट का कितना होता है? 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया। मैक्सिमम एरिया कितना होता है? 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। भाई ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है, आपको याद करना है। उसके बाद डायामीटर कितना होता है आप लोगों का? डायामीटर जो है वो 12 से ज्यादा होना चाहिए आपके कॉलम का, और अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो 4 नंबर मिनिमम, सर्कुलर कॉलम है तो 6 सरिये कम से कम देने ही पड़ेंगे। अब अगर क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा पूछ ले, अर्थक्वेक रेजिस्टिव बिल्डिंग, आपसे क्वेश्चन बोला गया अभी अर्थक्वेक रेजिस्टिव बिल्डिंग के लिए, तो क्या हो सकता है? तो अर्थक्वेक रेजिस्टिव बिल्डिंग के लिए आई नीड टू से आपका मिनिमम सरिया कितना लगता है? मिनिमम बार रेक्टेंगल केस के लिए आपके लगते हैं यहां पर 8, और सर्कुलर के लिए आपके लगते हैं 10। ये पहली बात तो याद करेंगे। दूसरी बात, जो आप लोगों का डायमेंशन है आपके कॉलम का, जो डायमेंशन होगा कॉलम का वो 300 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 mm। ये भी आपको याद करना है, किसी भी हालत में 300 से कम नहीं होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों के लिए। अब उसके बाद मुझे ये भी दे रखा होता है यहां पर
कि आप लोगों का ना अब डायमेंशन से हटके कुछ क्लोजली स्पेस टाइज के बारे में बातें बोल रखी होती हैं। तो जो आप लोग टाइज लगाते हैं, टाई बार होते हैं ना, जो स्टिरअप्स होते हैं वही कॉलम में टाई बार कहलाते हैं। तो क्लोजली स्पेस टाइज की भी कुछ स्पेसिफिकेशंस है अर्थक्वेक रेजिस्टिव कॉलम के अंदर। वो ये है कि ये बोथ हैंड पे जाना चाहिए, क्लोज स्पेस टाइज एट बोथ हैंड्स ऑफ द कॉलम, पहली बात तो। और इसकी जो क्राइटेरिया हम लोगों को दे रखी है वो क्या दे रखी है, उस पर जरा सा हम लोगों को फोकस देने की जरूरत। कितनी लेंथ तक, तो एक तो यहाँ पे 1/6 ऑफ द कॉलम हाइट, 1/6 ऑफ द कॉलम हाइट। दूसरा रहता है 450 mm। और तीसरा रहता है आप लोगों का जो लार्जेस्ट डायमेंशन है, जो आपके कॉलम की क्रॉस सेक्शन का लार्जेस्ट डायमेंशन है वो। इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा उससे भी ज्यादा या उतनी आप लोगों को कम से कम अपनी टाई बार पास पास में रखनी चाहिए। ये आप लोगों को रखनी है, काफी हेल्पफुल बात है। इधर से भी क्वेश्चन बना है। आगे मेरी बात आती है लेटरल रिइंफोर्समेंट की। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेटरल रिइंफोर्समेंट क्यों देते हैं? ताकि आपका कॉलम बकल ना हो जाए, ताकि आप लोगों की लेटरल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट को बांधने के भी काम में आता है। दूसरा, जो कंक्रीट अंदर है उसको बाहर निकलने से भी बचाता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये सब लिखा हुआ है। मेजर बात जहां से क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो जो लेटरल रिइंफोर्समेंट है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, या तो मेन रिइंफोर्समेंट का भी। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए ये बातें। तो यहां पर जो ये फाई है ना, आपको ध्यान देना है मैक्सिमम होता है। मतलब अगर अलग अलग डायमीटर के रिइंफोर्समेंट आपने कॉलम में दिए हैं तो मैक्सिमम फाई कंसीडर करना है। जो इनमें से मैक्सिमम होगा वो आपका डायमीटर लेटरल टाई का रहता है। इस पे क्वेश्चन 3-4 बार आया। फिर स्पेसिंग की बात करें तो इसमें से एक पॉइंट अपने को काटना है, बाकी तीन अपने ठीक है। वो या तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन रहेगा या फाई मेन होगा मिनिमम का। स्पेसिंग की जब मैं बात करूंगा तो ऑब्वियसली मिनिमम कंसीडर करना पड़ेगा। अब रीजन हम लोग आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। या 300 mm, जो भी इनमें से मिनिमम होगा उतनी स्पेसिंग आप लोगों को देनी ही है। आगे मेरी बात आती है कवर कितना दिया जाता है, 40 mm या डायमीटर ऑफ द बार, जो मैक्सिमम डायमीटर रहता है, या डायमीटर ऑफ द मेन बार जो इन सबसे बड़े वाला होता है। अब जो कॉलम से होती हुई फुटिंग के अंदर रिइंफोर्समेंट जाती है, जिसको आप लोग डबल बार का भी नाम देते हो, तो वो डबल बार के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि कितनी कितनी होती है। यहां तक कॉलम खत्म है। कॉलम की विड्थ है, विड्थ क्या है, जो डायमेंशन है एक्चुअली में, तो वो बी है। ठीक है। और नीचे जो गया है वो कितना जाना चाहिए, थिकनेस ऑफ द फुटिंग इज टी, तो वो रहता है आप लोगों का जो भी इनमें से मिनिमम होगा, जो भी इनमें से मिनिमम होगा उतना आप लोगों को कम से कम डबल बार की लेंथ अंदर एक्सटेंड करनी चाहिए आपके कॉलम की। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के कॉलम से पता लग जाए किस तरीके के क्वेश्चन पहले आए हैं। और वन लाइनर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा फोकस के साथ पढ़ के जाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्प्ले टू यू ओवर द स्क्रीन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मिनिमम एंड द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट कितनी होती है। तो मिनिमम परसेंटेज 0.8% होती है, मैक्सिमम 6% होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। अंडर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ द कोलैप्स मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन द कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन इज 0.002। हमको ये चीज पहले से याद है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये न्यूमेरिकल है, मतलब आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। बोला गया मिनिमम एसेंट्रिसिटी कितनी कंसीडर करी जाएगी, 400 बाय 400 का कॉलम है, अनसपोर्टेड लेंथ इतनी है। मुझे पता है मिनिमम एसेंट्रिसिटी का जो हमारा क्राइटेरिया रहता है उसके लिए फॉर्मूला बताया था, L इफेक्टिव बाय 500 प्लस B/30 या 20 mm। इसके करस्पॉन्डिंग आप लोगों को मिनिमम एसेंट्रिसिटी चेक करनी होती थी। अब L इफेक्टिव बाय 500 आपको पता है यहाँ पर यार, आप देख सकते हो, या बी की वैल्यू 400 है। आप सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा आप लोगों का आंसर यहां से निकल जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो मेरे ख्याल में इतना ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, वो आप लोग देख लेना। आगे चलते हैं। फिलहाल हम लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट आरसी कॉलम है और परमिसिबल एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील इज 0.4 एंड 0.67 FY। आई नो दैट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि कॉलम इज सेड टू बी द शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम कब बोला गया था, जब इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो 3 से 12 के बीच में थी। तो लेस देन 12 कर सकता हूँ ना, कॉमन है। आगे चलते हैं। एक बोला गया है डायमीटर पिच ऑफ द लेटरल रिइंफोर्समेंट। डू यू नो द मीनिंग ऑफ पिच? पिच इज द स्पेसिंग। तो आपको स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है। मुझे पता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन 400 रहेगी। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल बार का डाया
उसका भी तो हम लोगों ने कोडल प्रोविजन देखा था ना। तो 16 टाइम्स द लॉन्गिट्यूडनल डाया, तो 16 इंटू 20 320 आ रही है। और जो इनमें से मिनिमम रहता था भाई, मेरे को एक चीज तो पता है, या तो 300 mm, तो मिनिमम रहेगा 300, तो आई कैन से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम कवर कितना देते हैं, 40 या डायमीटर जो भी पता रहता है, ये सब कर लेना अभी आप। बोला गया है यहाँ पर स्पेसिंग ऑफ द ट्रांसफर्स रीइंफोर्समेंट ऑफ द कॉलम डिसाइडेड बाय व्हाट। मुझे एक चीज पता है, स्पेसिंग किससे कैलकुलेट होती है, तीनों से ही हो रही है। फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज द डायमीटर ऑफ द ट्रांसवर्स reinforcement should be equal to the 1/4 of the diameter of the main but not less than 6 mm। हमें पता था ना 6 mm या 5/4 जो मैक्सिमम होता था। तो इसी तरह के क्वेश्चन है, सारे के सारे सॉल्व कर लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कॉलम इज सेड टू बी द प्लेन कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट से कौन बनता है, पेडेस्टल। प्लेन कंक्रीट से पेडेस्टल बनता है, उसकी इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो 3 से कम ही होती है ना, तो अपने को पता ऑप्शन नंबर बी। लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ द कॉलम 6 mm से, सॉरी 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो आप लोग देख लेना। कॉन्टिन्यूअस कॉलम इज सेड टू बी द रिगार्ड लॉन्ग कॉलम कब, जब उसकी सिलेंडरनेस रेशियो 12 से बड़ी होती है, या इनमें से कोई भी नहीं है। चलो हटाओ आगे। ये मुझे पता है, अभी मैंने पढ़ा था कि मैक्सिमम लोड कैसे निकालता हूं, स्ट्रेस इन कंक्रीट इनटू एरिया प्लस एरिया ऑफ द स्टील इनटू स्ट्रेस, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में शाम को भेज दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, जो नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था उस पर कॉन्टेक्ट कर देना, मैं जोड़ दूंगा। फिलहाल चलते हैं, इसी तरह पढ़ते रहो, और बस इसको कॉपी में नोट कर लेना। मैं दोबारा ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम पे ना इतनी इफेक्टिव रहेगी कि तुम सोच नहीं सकते, कभी सोची ना होगी।